पेश है दास्तान झांसी की रानी की। मैं मोहतरम आली जनाब हिमांशु वाजपेयी साहब से गुजारिश करता हूं, उनसे दरख्वास्त गुजार करता हूं कि तशरीफ़ लाएं। साथ में प्रज्ञा जी से भी गुजारिश करता हूं कि दास्तान पढ़ने के लिए आप दोनों तशरीफ़ लाएं। यहाँ पर ज़ोरदार तालियां, पूरा सदन ज़ोरदार तालियां बजा के इस्तकबाल करे। ये लखनऊ है, ये यही इसी तरीके से इस्तकबाल करता है दोस्तों। बहुत शुक्रिया। तो पेश है दास्तान झांसी की रानी की। तो बारात में दूल्हा, चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म में रूह, आंख में नूर, दिल में सुरूर, सीपी में मोती, नाव में लंगर और चराग में लौ की जो शान होती है वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। रानी के शौर्य का किस्सा जब भी छिड़ता है तो मन में तारीख का एक दौर जिंदा हो जाता है। तो सुनाने वाले इस तरह सुनाते हैं कि साल था 1842, वक्त था शाम का, जगह बिठूर का पावन धाम और गंगा का निर्मल किनारा। कि आसमान बिल्कुल साफ था, बारिश रुक चुकी थी, शाम ढल रही थी कि इसी वक्त एक मंजर नजर आया कि दो लोग घोड़े पर सवार दूर से चले आते हैं। दोनों बच्चे ही नजर आ रहे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के की उम्र 13 साल, लड़की की तकरीबन 9 साल। लड़का कुछ आगे निकला तो लड़की ने अपने घोड़े को एड़ दी और कहा, देखती हूं कैसे आगे निकलता है। और इसके बाद लड़की पल भर में इतना आगे निकल गई कि लड़के ने पीछा जो करना चाहा तो उसका घोड़ा लड़खड़ाया, लड़का जमीन पे आ गया, सर उसका एक पत्थर से टकराया। लड़का चिल्लाया कि मनु, मैं मरा। मनु ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, मोड़ा और उतरकर ढांढस बंधाते हुए लड़के से कहा, घबराओ मत नाना, चोट गहरी नहीं लगी, अभी लिए चलती हूँ कोठी पे, मरहम पट्टी हो जाएगी और बस तुम पल भर में चंगे हो जाओगे। और इतना कहने के बाद मनु ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थामी, दूसरे से खून में तर नाना को बिठाया और फिर खुद उसके पीछे जा बैठी। नाना के खून में तर मनु जब कोठी पर पहुंची तो मनु के वालिद मोरो पंत दोनों की हालत देखकर घबरा गए। मोरो पंत ने मनु से पूछा, क्या रे मनु, ये चोट कैसे लगी? अरे काका, मुझे बिल्कुल नहीं लगी है, ये आपके लाडले नाना है ना, इन्हें चोट आई है। अरे मगर लगी कैसे? जरा सी बात थी, घोड़े ने ठोकर खाई, ये संभल नहीं सके, बिथर गए और घोड़ा निकल लिया और ऐसा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा। मोरोपंत ने मनु की इस मस्ती पे ध्यान नहीं दिया। अलबत्ता वो इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बिटिया मनु उम्र में कम होने के बावजूद अपने से बड़े नाना साहब को अकेले घोड़े पर बिठाकर कोठी तक ले आई थी। तो मोरोपंत ने नाना साहब को एक मुलायम बिछौने पर लिटा दिया, उसके जख्म को अच्छी तरह से धोया, मरहम लगाया, पट्टी बांधी, मगर नाना दर्द से बिलख रहा था और उसकी ये तड़प मोरोपंत को बेकरार कर रही थी। तभी मनु इठलाई और बोली, नाना अब इतनी भी नहीं लग गई है, 56 बाल्टी आंसू बहा दिए, और काका आप भी ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। चोट जरा सी नहीं है मनु, खून देखो कितना बह गया। खून तो बह ही गया है, अब आंसू तो ना बहाएं। और काका, आप जो शिवाजी महाराज की गाथाएं सुनाते थे उनमें क्या लड़ाइयां रेशम की डोर और कपास की पोनियों से हुआ करती थी? मनु ये बच्चा है। बच्चा है? मुझसे बड़ा है, कुश्ती और मलखम करता है। अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था? तब की बात और थी मनु। क्यों, अब क्या बदल गया? सब तो वही है, वही धरती, वही आकाश, वही चंदा, वही सूरज, वही सितारे, अब क्या बदल गया है? अब इस देश का भाग्य बदल गया है, अंग्रेजों के भाग्य का उदय हुआ है। ये सब मनगढ़ंत है, डरपोकों का ढकोसला, और मैं डरपोक नहीं हो सकती। और आप ही तो कहते थे, मनु तू ताराबाई बनना, जीजाबाई बनना, दुर्गा बनना, शक्ति बनना, ये बनना, वो बनना, तो ये सब क्यों सिखाते थे? क्या ये सब डरपोक थी? मोरोपंत समझ गए कि इस लड़की से बहस में जीतना नामुमकिन है, क्योंकि इसका दिमाग इसकी उम्र से बहुत ज्यादा है। और दिल ही दिल में मोरोपंत खुश भी हुए कि मेरी ये कन्या कितनी विलक्षण है, और अगर इसके लिए कोई इसके जोड़ का वर मिल जाए तो बात बन जाए। कुछ ही समय बाद
झांसी के राजा गंगाधर राव से मनु का रिश्ता तय हो गया। मोरोपंत सही समय पर मनु को लेकर झांसी पहुंचे, क्योंकि विवाह की सारी रीतियां रस्में वहीं होना तय हुआ था। राजा गंगाधर राव पूरी ठाट पाट के साथ गणेश मंदिर आए। सीमंती और वर पूजा की रीतियां निभाई गईं। मनु अपने दूल्हे राजा को पहली बार देख रही थी। अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि लड़कियों के एक समूह ने उसको घेर लिया। कुछ लड़कियां कुछ आगे आ गईं। उनमें से एक बोली, महारानी, हम आपकी दासियां हैं। मैं सुंदर, ये मुंदर, ये काशी और ये बाकी सब। मनु बोली, दासियां नहीं, तुम लोग मेरी सहेलियां बनोगी, पर हाँ एक शर्त है, जिसको भी मेरे साथ रहना है उसे घोड़ा चलाना आना चाहिए। तीर, तलवार, छुरी, कटार ये सब भी चलाना सीखना पड़ेगा, और दोनों हाथों से एक जैसे हथियार चला लो तो मजा ही आ जाए। लड़कियां हैरत से टकटकी बांधकर मनु की ये सब बातें सुन रही थी। मनु उनकी हैरत को समझी और उनकी हैरत को और बढ़ाया। बोली, मुझे यही सब पसंद है, घुड़सवारी करना, तीर चलाना, तलवार चलाना, मलखम, कुश्ती। है कुश्ती? पुरुषों जैसा काम करने और सीखने की बात पर लड़कियों के चेहरे पर लाज की एक लाली छा गई, पर कुछ जोश भी आया। काशी ने ठहरती हुई आवाज में पूछा, पर ये सब हमें सिखाएगा कौन? मनु बोली, मैं सिखाऊंगी। बिठूर के मशहूर बाला गुरु सिखाएंगे, और आसपास जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं वो सब सिखाएंगे। इन सब बातों की चिंता तुम लोग मुझ पर छोड़ दो। मनु ने ये बात कुछ इस अदा से कही थी कि लड़कियों ने सच में अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दी, और अपनी नई महारानी, जो अब उनकी सहेली बन चुकी थी, उसके स्वागत में तत्पर हो गई। बड़े अच्छे से विवाह संपन्न हुआ, और शादी के बाद मनु को मिला उसका नया नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो राजा गंगाधर राव को नाटक देखने का बड़ा शौक था, और उन्होंने झांसी में एक बड़ी शानदार नाटकशाला बनवाई थी। तो जब शादी के कुछ दिन हुए तो एक दिन उन्होंने रानी से भी कहा, आप नाटक देखने चलेंगे? रानी ने फरमाया, हाँ, आजादी तो मिल ही चुकी है, अब नाटक देखने के सिवाय काम ही क्या रह गया है। राजा साहब को तंज का ये तीर जरा गहरा लगा, मगर उन्होंने सोचा कि शादी के बाद तो यही सब होता है, यही सब सुनना पड़ता है, लिहाजा खुद को संभाला और फिर कहा कि भाई, मगर ये तीर, तलवार, तमंचा, तोप, इसके अलावा भी आपको कुछ अच्छा लगता है? हाँ, पसंद है ना, सहेलियों को अपना सा बनाना। राजा साहब फिर चौंके, पूछने लगे कि ये लड़कियों को फने सिपहगरी सिखाकर, औरतों को युद्ध कला सिखाकर हासिल क्या होगा? ये तो राजा साहब अभी मुझे भी नहीं मालूम, पर तन और मन को मजबूत कर लेना क्या कम महत्व की बात है? उधर अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान में जुल्म की चक्की चला रहे थे। पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में था, बिहार, बंगाल उनकी मुट्ठी में था, पंजाब उनकी बपौती बनता चला जा रहा था, मध्य प्रदेश पर वो बहुत पहले काबिज थे, और इस पूरे मंजरनामे में सिर्फ दो बड़े बड़े रोड़े थे जो उनकी आंख में खटकते थे। पहली लखनऊ की नवाबी, और दूसरी झांसी की बड़ी मराठा रियासत। और हाल झांसी का सुनिए कि यहां के राजा गंगाधर राव को हर वक्त यह फिक्र रहती कि अगर वो बे औलाद मरे तो अंग्रेज झांसी का राज कंपनी के राज में मिला लेंगे। गंगाधर राव ने दूसरी शादी मनु से औलाद ही की ख्वाहिश में की। एक बच्चा पैदा भी हुआ, मगर कुछ ही महीनों बाद चल बसा, और इस बच्चे की मौत के बाद राजा गंगाधर राव टूट गए, बीमार रहने लगे, और हालत जब बहुत ज्यादा बिगड़ी तो आखिरी वक्त में उन्होंने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के बच्चे को गोद लिया, उसे दामोदर राव नाम दिया, और कानूनी और धार्मिक तौर पर अपना वारिस मुकर्रर किया। और ये तमाम जद्दोजहद सिर्फ इस एक उम्मीद में कि शायद मुमकिन है कि अंग्रेज गोद लिए गए इस बच्चे को कानूनी तौर पर उनका वारिस मान लें और झांसी का राज मिटने से बच जाए। कुछ ही दिनों बाद राजा गंगाधर राव की मौत हो गई, और उनकी मौत के बाद
झांसी की सियासत ने जो रुख बदला तो उसने पूरे मुल्क की सियासत को अपने असर में रखा। हुआ ये कि गंगाधर राव की मौत के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने उनके गोद लिए गए बेटे को उनका उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया और एक हुक्मनामा जारी किया झांसी के नाम, जिसमें बात थी झांसी के राज को कंपनी के राज में मिलाने की। और यह हुक्मनामा डलहौजी ने झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मैल्कम को दिया। मैल्कम ने इसे एलिस को दिया और कहा कि इस हुक्मनामे को तन्हाई में नहीं बल्कि झांसी के दरबार में सरे दरबार जाकर बाआवाज़े बुलंद पढ़ा जाए। तो मेजर एलिस जब यह हुक्मनामा लेकर झांसी के दरबार में पहुंचा तो तारीख थी 13 मार्च 1854। सांस रोककर झांसी वालों ने यह ऐलान सुना और जब ऐलान खत्म हुआ तो सबके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक सन्नाटा तारी हो गया। और यह सन्नाटा उसी वक्त टूटा जब पर्दे के पीछे से यक बयक बुलंद लहजे में झांसी की रानी के स्वर गूंजे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द, ये अल्फाज जो आज आम से लगते हैं, ये अल्फाज हिंदुस्तान की तारीख में अमर हैं और झांसी की कलगी पर मणिमुक्ता बनकर दमकते हैं। एलिस के इस ऐलान के बाद रानी की खास सहेली मुंदर बेहोश हो गई। होश में आते ही बोली, छाती बर जाए अंग्रेजन की, गुटक लई झांसी। रानी ने उसे प्यार से पुचकारा, क्यों री, ये बेहोश होना कहां से सीखा? क्या इसी छोटे से राज के लिए हम लोग जिंदा है? मुंदर रोने लगी। इस ऐलान के बाद सबसे पहले जो हुआ वो ये कि रानी को किले से बाहर कर दिया गया और शहर के रानी महल भिजवा दिया गया। उनसे हुकूमत के सभी अधिकार छीन लिए गए, झांसी की सेना बर्खास्त कर दी गई। रानी के लिए ये समय बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टमय था, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उनके मन में एक ही भावना हर समय रहती, स्वराज की भावना। राजा की मौत के बाद तात्या टोपे और नाना साहब अक्सर झांसी आते और पूरी तफसील से भारत के सियासी हालात रानी को समझाते। रानी भी बड़ी संजीदगी से सब कुछ समझ रही थी और अपने को और अपनी सेना को उस खास दिन के लिए तैयार कर रही थी। तो अब तैयारी का हाल सुनिए। बहुत से लोग ये समझते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग करी वो किसी एक दिन के उनके जोश और उनकी जुर्रत और उनकी हिम्मत का नतीजा थी, जबकि रानी ने इसके लिए कई साल तैयारी की थी। तो इस तैयारी का हाल सुनिए कि रानी महल के ठीक सामने एक कुतुबखाना था जो अब तक रानी ही के इख्तियार में था और इसके पीछे का एक बड़ा बाग था जिसमें रानी रोजाना जाती और अपने साथ झांसी की बेशुमार औरतों और लड़कियों को चुन कर ले जाती और फिर पूरा पूरा दिन फने सिपहगरी का रियाज करती। तलवार, बंदूक, तीर, कुश्ती, मलखंब, ये सब कुछ खुद भी सीखती और अपने साथ बेशुमार औरतों को सिखाती। उनके महल में पुरानी लड़ाइयों के जितने नक्शे थे सबको निकलवाकर बगौर उनका मुतालिया करती, उनका जायजा लेती और आसपास जितने बुजुर्ग माहिरीन जंग और उस्ताद थे सबको बुलाकर जंग की हालत में तैयारी के नुस्खे पूछती। और इसके बाद बेहतरीन घोड़े जितने भी बुंदेलखंड में थे उनको बुलवाकर आसपास के तमाम इलाके में घुड़सवारी के जौहर दिखाती। और ये सब कुछ सिर्फ इस एक उम्मीद पर कि अगर हालात उनके लिए उनके मुताबिक हुए तो फिर इस सब का फायदा वो एक ही बार में उठा लेंगी। तो जब हालात कुछ ठीक हुए और तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने दामोदर राव के जनेऊ के बहाने सारे सरदारों को इकट्ठा किया और आगे की मंसूबाबंदी की। उधर अंग्रेज जो जुल्म हिंदुस्तान पर कर रहे थे उसके खिलाफ अब हर दिल में एक चिंगारी की सूरत में बगावत पनप रही थी और कई दिल ऐसे थे कि जिनमें ये चिंगारी एक शोले का रूप ले चुकी थी। तो 1857 जून तक
बागी सिपाहियों ने, क्रांतिकारी सिपाहियों ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया और वहां मौजूद जितने अंग्रेज अफसर, उनकी औरतें और बच्चे थे, उन सबको झोंकन बाग ले जाकर कत्ल कर डाला। इस खुरेजी में अंग्रेज झांसी से भाग गए और फिलहाल झांसी पर और किले पर रानी ही का झंडा लहराने लगा। मगर झोंकन बाग का ये जो खून खराबा था, ये इतना भयानक था कि ये बात तय हो गई कि बहुत जल्द अंग्रेजों और झांसी वालों में टक्कर होगी। मगर फिलहाल अंग्रेज झांसी से दूर थे। झांसी पर रानी की हुकूमत कायम हो गई थी और इस बात से जाने क्या नतीजा उठाकर सबसे पहले राजा गंगाधर राव के नजदीकी रिश्तेदार सदाशिव राव ने झांसी पर हमला किया। गलतफहमी यही कि एक औरत, बल्कि एक लड़की हुकूमत कर रही है, कितनी देर मुकाबला करेगी। मगर पहली बार में सदाशिव राव को जो जवाब मिला झांसी की रानी की तरफ से, उससे यह बात तय हो गई कि झांसी का मोर्चा हर दुश्मन के लिए मुश्किल ही पड़ने वाला है। सदाशिव राव के बाद ओरछा और दतिया की सेनाओं ने मिलकर झांसी पर हमला किया। उनको भी हार का सामना करना पड़ा और अब तीसरे दुश्मन के बतौर अजीम अंग्रेजी फौजी कमांडर जनरल ह्यूरोज अपनी बड़ी सेना लेकर झांसी के मुकाबले पर आया। तो यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ था 57 साल का तजुर्बेकार फौजी कमांडर जनरल ह्यूरोज, जिसने दुनिया भर में कई जंगों की क़यादत की थी, और दूसरी तरफ थी 23 साल की एक लड़की जिसने अभी अभी अपने शौहर को खोया था, अपने बच्चे को खोया था, अपने राज को खोया था, अपने ही रिश्तेदारों से जंगें लड़ी थी, मगर ये सब कुछ भूल भाल कर खड़ी हो गई थी अपनी खुददारी की आवाज पर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत के खिलाफ। रानी इस दिन के लिए हमेशा से तैयार थी। अलग अलग विभाग बनाए गए थे और तजुर्बेकार लोगों को उनका मुखिया बनाया गया था। गोला और बारूद बुर्जों में इकट्ठा कर लिया गया था और सूचना तंत्र वो तो इतना मजबूत, इतना पुख्ता कर लिया गया था कि समाचार इधर से उधर, उधर से इधर मिनटों में आ जा सके। ऐसा यकीन था कि जनरल ह्यूरोज दक्षिण की तरफ से हमला करेगा, इसलिए सागर खिड़की, खंडेराव फाटक और ओरछा फाटक का खास इंतजाम किया गया। कुंवर सागर सिंह खंडेराव फाटक पर, पूरन कोरी उन्नाव फाटक पर, दीवान दुल्हाजू और पीर अली ओरछा फाटक पर तैनात किए गए। हालांकि इन्हीं दोनों ने बाद में गद्दारी की और झांसी के मिटने की वजह बने। दीवान जवाहर सिंह तजुर्बेकार आदमी थे, इनको झांसी के सब फाटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। 51 तोपें लगाई गई, जिनमें घनगरज, भवानी शंकर और छोटी बहन मशहूर थी। किले के अंदर राहतगढ़ के जाबाज पठान, चुने हुए बुंदेली सैनिक और रानी के द्वारा तैयार की गई स्त्री सेना तैनात की गई, और इस तरह सब मिलाकर लगभग 4000 वीर झांसी की हिफाजत में डटे। तारीख थी 23 मार्च 1858। जनरल ह्यूरोज ने अपनी बड़ी सेना के साथ झांसी पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। हाल जंग का सुनिए कि ओरछा फाटक और सैया फाटक पर अंग्रेज दनादन गोले बरसा रहे थे और मौत की इस चादर के नीचे अंग्रेज सिपाही संगीनी बंदूकें लिए हुए दीमक की तरह से आगे बढ़ रहे थे। तो खुदा बख्श दुल्हाजू ने जो देखा तो मुस्कुराए और कहा, जरा इनको तोपों की जद में आने दो। और जैसे ही अंग्रेजी फौज तोपों की जद में आई, झांसी वालों ने ऐसे गोले दागे कि अंग्रेजी फौज के पैर उखड़ गए और पहला ही मोर्चा झांसी वालों ने सर कर लिया। और उसके बाद पूरे दिन यही हाल रहा। शाम ढलने को आई तो उस जमाने में फौजी उसूल यह था कि दिन भर जंग होती थी और सूरज डूबने के साथ ही जंग रुक जाती थी। मगर झांसी की रानी इस मामले में दूरअंदेश थी कि अपने दुश्मन को बहुत अच्छे से पहचानती थी और इसीलिए उन्होंने डबल शिफ्ट का इंतजाम किया था। तो जब शाम हुई तो झांसी की औरतों ने तोपें संभाली और झांसी की इस जंग में, किले की जंग में हैरानी की बात यही थी
कि दिन में किले की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आदमियों की थी और शाम को और रात में किले के तहफ्फुज़ की पूरी जिम्मेदारी औरतों की थी। तो जब औरतों ने तोपें संभाली तो ऐसे ऐसे गोले दागे कि जनरल ह्यूरोस को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसने दूरबीन लगाकर जो देखा सामने का मंजर तो हैरान रह गया। करीब था कि कश खाकर गिर पड़ता, मगर पास खड़े जनरल स्टुअर्ट ने उसे संभाला। ह्यूरोस बोला कि मैं क्या देख रहा हूं? औरतें तोपें चला रही हैं, जंग के बीच खाना पानी बांट रही हैं, गोले आसमान से बरसते हैं, मगर झांसी वाले टस से मस नहीं होते। ऐसा लगता है कि मौत का खौफ ही भूल गए हैं। स्टुअर्ट ने कहा कि मुझे तो हर झांसी वाले में एक नेपोलियन दिखता है। यह बात ह्यूरोस को तिलमिला गई। बोला कि अगर ये लोग खुद को नेपोलियन समझते हैं तो मैं झांसी को इनका वाटरलू बनाऊंगा। स्टुअर्ट ने छेड़ा, कहा कि अरे तुम रानी को जिंदा काबू करो तब यह मानो कि तुम ह्यूरोस हो। रानी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, मगर सबसे ज्यादा परेशान अंग्रेजों को किया था गुलाम गौस खान ने। उसकी तोपों की मार से पार पाना अंग्रेजों के लिए असंभव था। उसके घनघरश तोपखाने का नाम अंग्रेजों ने विस्लिंग मॉन्स्टर रखा था, हल्ला करने वाला शैतान। गुलाम गौस खां बड़ी बहादुरी से लड़ा और लड़ते लड़ते झांसी में ही शहीद हुआ। उसकी कब्र आज भी किले के अंदर मौजूद है। दूर दराज से जो भी लोग किले को देखने आते हैं उसकी कब्र पर जरूर जाते हैं और उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। एक शाम रानी का पश्चिमी मोर्चा खामोश हो गया। वजह थी दीवार का टूट जाना। जितनी देर में दीवार सही की जाती और तोपों को किनारे किया जाता, इस हड़बड़ी का फायदा उठाकर एक अंग्रेजी दस्ता पहाड़ियों की तरफ से किले की तरफ दाखिल होने के लिए लपका, मगर कुंवर सागर सिंह की मुस्तैद निगाहों से बच न सका। सागर सिंह ने तोप दागी मगर निशाना चूक गया। अब वो भागकर दूसरी तरफ आए। वहां मौजूद सिपाहियों से बोले कि सब के सब अभी नीचे उतरो, ये जो टुकड़ी आगे आ रही है इसे आमने सामने से लड़कर खत्म करना पड़ेगा। सब हैरान रह गए। बोले कि नीचे उतरने की तो इजाजत ही नहीं है और आमने सामने की लड़ाई का मतलब है मौत, और इजाजत लिए बिना ऐसा करना किसी भी तरह से सही नहीं होगा। सागर सिंह दहाड़ा कि जब तक इजाजत आएगी तब तक तो दुश्मन किले के अंदर आ चुका होगा, और सबसे पहले सागर सिंह किले से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे उसकी हिम्मत से हौसला पाकर 100 और लोग उतरे, और ये सब के सब जाकर आमने सामने से दुश्मन के ऊपर टूट पड़े। घमासान हुआ, जबरदस्त लड़ाई हुई, मगर उस दिन इन लोगों ने झांसी का किला मिटने से बचा लिया। ये 100 के 100 लोग सामने से लड़ते हुए शहीद हुए, मगर दुश्मनों को किले के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। कुंवर सागर सिंह खंडेराव फाटक पर शहीद हुआ। उसके शहीद होने की खबर जब रानी के पास पहुंची तो उन्होंने नम आंखों से सिर्फ इतना ही कहा कि जिस मुल्क में सागर सिंह जैसे लोग जन्म लेते हैं उस मुल्क को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। सीमित संसाधनों के चलते अब रानी के लिए किले के अंदर से लड़ाई जारी रखना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने जूही को बुलाया और कालपी भेजा, मदद मंगवाई। 31 मार्च को तात्या टोपे अपनी बड़ी रुहेली सेना लेकर झांसी आ गए, मगर जनरल ह्यूरोस तजुर्बेकार था। उसने तात्या की रणनीति को पहले ही भांप लिया और इसी का फायदा उठाते हुए उन्हें हरा दिया। झांसी वालों की उम्मीद का आखिरी दिया भी अब बुझ गया था। उधर झांसी में दीवान दुल्हाजू और पीर अली अंग्रेजों के लालच में आ गए और लालच में आकर उन्होंने ओरछा फाटक खोल दिया। अंग्रेजी सेना अब झांसी में अंदर दाखिल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच रहा था, सब तरफ आग लगाई जा रही थी। एक एक करके रानी के सब जियाले शहीद हो रहे थे। रानी के लिए ये बड़ा मुश्किल समय था। नाना भोपटकर की सलाह पर रात के अंधेरे में भांडेरी गेट से कालपी जाने की बात मान ली गई। तारीख थी 4 अप्रैल 1858।
रानी ने एक चादर से अपने 8 साल के बच्चे, अपने 8 साल के छोटे से बेटे को अपनी पीठ पर कसा और सुंदर, मुंदर, रघुनाथ और पठानों की एक टोली के साथ भांडेरी गेट की तरफ बढ़ी। अंग्रेज वहां पहले ही मौजूद थे। जबरदस्त टक्कर हुई, मगर रानी उनको चीरती फाड़ती बाहर निकल गई। रानी जब भांडेरी गेट से बाहर निकली तो हिंदुस्तानी तारीख की एक अजीम घटना हुई। झलकारी नाम की एक आम महिला सिपाही जो खदोखाल, रंग रूप, कद काठी में रानी ही की तरह थी, वो एक घोड़े पर सवार हुई और अंदर आते अंग्रेजों पर काल बनकर टूट पड़ी। उसने अंग्रेजों को इस कदर छकाया, इस कदर दहशत में डाला कि अंग्रेज थर्रा गए। जब एक घबराए हुए सिपाही ने उससे पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने फरमाया कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी खूब देर तक अंग्रेजों को छकाती रही, जिससे कि रानी बहुत दूर सही सलामत निकल जाए। अंग्रेज उस बहादुर लड़की को जब जिंदा पकड़ने में नाकाम रहे तो उन्होंने उसे घेर कर मार डाला। अंग्रेज यही समझ रहे थे कि उन्होंने रानी को मार गिराया है, मगर गद्दार दुल्हाजू ने जब लाश का मुआयना किया तो बताया कि ये रानी नहीं, झलकारी है। मगर झलकारी तब तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी, इतिहास में अमर हो गई थी। किले से निकलकर रानी पहले भांडेर पहुंची, भांडेर से कालपी पहुंची, कालपी से गोपालपुरा पहुंची और गोपालपुरा में तात्या टोपे और राव साहब जो नाना साहब के भाई थे उनके साथ मीटिंग करके ये मशवरा दिया गया कि अब किसी भी तरह ग्वालियर के किले पर कब्जा करना होगा। ग्वालियर का किला उन दिनों सबसे बड़ा किला था मध्य भारत में, और उस पर कब्जा करने का जो मंसूबा था उस पर बहुत लोगों को यकीन ही नहीं हुआ, मगर रानी अपने इरादे की पक्की थी। ग्वालियर पर चढ़ाई की तो थोड़ी ही मशक्कत के बाद किले पर उनका झंडा फहराने लगा। मगर इस जीत के बाद राव साहब और उनका खेमा जश्न मनाने में ही डूबा रहा। रानी ने कई बार आपत्तियां जताई, तमाम एतराज किए, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। उधर जनरल ह्यूरोज इस बात से बौखलाया हुआ था कि झांसी और कालपी हारने के बावजूद इन लोगों ने ग्वालियर जीतने का सपना देखा और उस सपने को पूरा भी कर लिया। वो समझ चुका था कि रानी के बिना यह असंभव है, सो उसने तय कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए रानी को मार गिराना है। और कुछ ही दिन बाद ब्रिगेडियर स्मिथ और ब्रिगेडियर स्टुअर्ट के साथ वो कालपी की तरफ बढ़ गया। रास्ते में रुहेली सेना को हराकर उसने मुराद पर कब्जा किया, और ये बात जब रानी तक पहुंची उन्होंने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और कहा, किले पर हमला होने वाला है, तैयार हो जाओ। बस एक बात का ध्यान रहे, अगर मैं मर जाऊं तो किसी भी कीमत पर मेरा ये शरीर उन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। ग्वालियर की जंग पहला दिन 17 जून 1858 जब अंग्रेजों ने हमला किया तो झांसी वालों ने गोलंदाजी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि अंग्रेज एक बार फिर हैरान हो गए। और जब ये गोलाबारी थमी तो रानी ने अपने घुड़सवारों को आगे किया। बस यही एक मौका स्मिथ को और स्टुअर्ट को मिला, क्योंकि इस बार वो ये तय करके आए थे कि किसी भी तरह रानी को काबू में करना है। सो इस बार वो इतनी बड़ी तादाद में फौज लाए थे कि वो जानते थे कि रानी को हौसले या हिम्मत में नहीं हराया जा सकता, तादाद से काबू में किया जा सकता है। तो जब रानी ने अपने घुड़सवारों को आगे किया तो बदले में इतने घुड़सवार स्मिथ और स्टुअर्ट ने उतार दिए कि रानी के घुड़सवार पूरी तरह उनके कब्जे में आ गए। रानी ने जब यह हाल देखा तो खुद घोड़े पर सवार होकर बीचों बीच आई और एक एक सरदार के पास जाकर उसका हौसला बढ़ाने लगी। सबसे पहले वो पठानों के सरदार गुल मोहम्मद के पास गई, उससे फरमाया कि क्यों पठान, आज हाथ ढीला क्यों पड़ रहा है? पठान ने फौरन कहा कि हुजूर अब इस हाथ की काट देखिए, और इसके बाद बिजली की गति से गुल मोहम्मद दुश्मनों को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। रानी उसके शाना बशाना साथ साथ चल रही थी कि गुल मोहम्मद की नजर जूही पर गई। उसने कहा कि हुजूर जूही का तोपखाना दुरुस्त करें।
जूही अपना तोपखाना चालू किए हुए थी, मगर लाल कुर्ती सवारों को पीछे हटता देख कुछ घबरा गई थी। गोरा रिसाला सैलाब की तरह उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। रानी जोर से चिल्लाई, जूही, तोप का मोरा एक अंगुल नीचा कर। जूही ने अपने साथियों की मदद से बिल्कुल वैसा ही किया। रानी फिर दहाड़ी, जूही मार। जूही ने अपनी तोप से ऐसा धमाका किया कि अंग्रेजी फौज का एक दस्ता बिल्कुल बिछ गया। रानी घूम घूम कर अपने साथियों का हौसला बढ़ा रही थी। उस दिन अंग्रेज शक्ति और संख्या दोनों में ज्यादा थे, मगर रानी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ अच्छा था, बस एक गड़बड़ हो गई। रानी का घोड़ा उस दिन शानदार प्रदर्शन करने के बाद घायल हो गया। वक्त कम था और काम ज्यादा, इसलिए रानी ने ग्वालियर के शाही अस्तबल से मुंदर से एक नया घोड़ा मंगवाया। मुंदर जब घोड़ा लेकर आई तो रानी उस घोड़े से खुश नहीं थी, मगर बाद में उसी घोड़े से काम चलाया गया। 18 जून 1858 ग्वालियर की जंग, आखिरी दिन। आज जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले ही दौर से झांसी वाले अलग ही रंग में थे। ऐसा लग रहा था कि आज किसी भी मोर्चे पर, किसी भी मोड़ पर अंग्रेज भारी पड़ेंगे ही नहीं, तादाद कितनी भी हो। जंग बिल्कुल ऐन शबाब पर थी। रानी जंग के बीचों बीच थी कि तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिली कि बाजी एकदम से पलट गई। खबर मिली कि 2 मोर्चों से अंग्रेज आगे आ रहे हैं, 2 मोर्चों से अंग्रेज किले के अंदर आ रहे हैं। अब यह खबर ऐसी थी कि हौसला तोड़ने वाली थी और यकीन करने के लायक ही नहीं थी। क्या हुआ था? यूरोज बहुत दिनों से इस कोशिश में था कि ग्वालियर के महाराज की सेना के वो लोग जो रानी की तरफ मिल गए हैं, उनमें से किसी भी तरह कुछ को तोड़ लिया जाए, और आज वो इसमें कामयाब हो गया। तो रानी जैसे ही सामने पहुंची और सामने जो मंजर देखा तो हैरान रह गई, खामोश रह गई। एक हुजूम था दुश्मनों का जो किले की जानिब बढ़ता आ रहा था, एक महासागर था दुश्मनों का जो लहरा रहा था। रानी ने यह समझा कि अब कोई चारा इसके सिवा नहीं कि दुश्मनों के इस हुजूम को चीर कर आगे बढ़ा जाए, इनमें उतर कर लड़ा जाए। और इसके बाद रानी ने अपने साथियों से इशारा किया और ये सब के सब आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए किले से बाहर आए और दुश्मनों के उस हुजूम में दाखिल हुए। और फिर ग्वालियर में उस दिन ऐसी लड़ाई हुई कि जिसकी शौर्य गाथा हमें आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में सुनने को मिल जाती है। सबसे पहले रानी के जो घुड़सवार थे उन्होंने मोर्चा लिया, पैदल सवारों ने अलग मोर्चा लिया, और उसके बाद रानी के बिल्कुल करीब वाला जो लाल कुर्ती सवारों का हल्का था वो लड़ता रहा। और ये सब के सब जून की उस चिलचिलाती दोपहर में आखिर तक डटे रहे, मगर रानी पर आंच नहीं आने दी। और रानी वो तो आज जैसे किसी और ही रूप में थी। एक अंग्रेजी अफसर जो रानी के साथ ग्वालियर की जंग में आखिरी दिन लड़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैंने उस दिन रानी को देखा था, अपने बच्चे को पीठ पर बांधे, अपने घोड़े की लगाम को दांतों में दाबे, झांसी की रानी दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई दुश्मनों के बीच में से आगे बढ़ रही थी। और बुंदेलखंड के लोकगीत वो तो ये मानते ही नहीं कि उस दिन झांसी की रानी अंग्रेजों से जंग लड़ रही थी। उनमें तो यह आया है कि ग्वालियर की जंग के आखिरी दिन झांसी की रानी के रूप में काली, शक्ति, दुर्गा और भवानी यकजा होकर दुश्मनों का सामना कर रही थी। तो रानी अब बिल्कुल करीब थी उस नाले के जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि अगर यह नाला पार हो गया तो जंग का दूसरा दौर मिल जाएगा। सोन रेखा नाला बिल्कुल करीब था, रानी बिल्कुल आमादा थी उसे पार कर लेने के लिए, मगर यहीं एक गोली ऐसी चली कि पूरी तस्वीर बदल गई। एक गोली चली जो मुंदर के जा लगी। मुंदर जोर से चिल्लाई, भाई साहब मैं मरी। रानी ने रघुनाथ सिंह को इशारा किया कि जाओ मुंदर के शव को संभालो। रानी और बाकी साथी अंग्रेजों से मोर्चा ले रहे थे कि तभी एक और गोली चली। गोली
रानी की जांघ में लगी खून का फव्वारा छूटा। रानी ने अपने घोड़े को ऐड दी, मगर घोड़ा अड़ गया। सोन रेखा नाला सामने था, नाले को पार करते ही सारी मुश्किल हल हो जानी थी। रानी अपने घोड़े को सहलाने लगी, उसे पुचकारने लगी, उसे कुछ सहलाने लगी, कुछ समझाने लगी, लेकिन घोड़ा अड़ गया, दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। तभी पीछे से 2 अंग्रेजी सवार आगे आए। दोनों ने रानी पर वार किया। एक को रानी ने अपनी तलवार से काट दिया, मगर एक अपने वार में कामयाब हो गया। उसने रानी के सर पर वार किया। रानी के सर का दायां हिस्सा गहरा कट गया, एक आंख बाहर निकल गई। गुल मोहम्मद और बाकी लोग जब तक रानी के नजदीक आए, रानी बेहोश हो चुकी थी, घोड़े की पीठ पर निढाल थी। रानी के साथी उन्हें लेकर बाबा गंगादास की कुटिया में गए, जो पास ही मौजूद थी। साथियों ने उन्हें आश्रम की जमीन पर लिटा दिया। उनका पूरा जिस्म लहूलुहान था, खून के धारे बह रहे थे, वो बेहोश थी। बाबा गंगादास ने उनके मुंह में गंगा जल डाला और कुछ देर इंतजार किया। झांसी की रानी ने एक बार अपनी आंखें खोली, बुदबुदाते हुए कुछ पढ़ा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उनका पूरा जिस्म घायल था, मगर उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। बाबा गंगादास देर तक इस रोशन चेहरे को निहारते रहे। उस चेहरे की रोशनी आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की तारीख को रोशन करने वाली थी। बहुत देर तक बाबा गंगादास यूं ही उन्हें देखते रहे और फिर यकबैक उनके मुंह से निकला कि अमर हो गई झांसी की रानी। यह सुनना था कि रानी के जितने साथी थे वो सब फूट फूट कर रोने लगे, मगर बाबा गंगादास ने उन्हें झिड़का, कहा संभालो अपने आप को, आगे की तैयारी करो, अमर है झांसी की रानी। सब ने मिलकर आश्रम की घास फूस और लकड़ियों से उस वीरांगना के लिए चिता तैयार की और फिर बरसती हुई आंखों के साथ, लरसते हुए हाथों के साथ उस वीरांगना को उस पर लिटा दिया और फिर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। रानी का वो खून जो कुटिया की जमीन पर बह गया था, उसे एहतियात के साथ साफ कर दिया गया, मगर उस मुकद्दस खून ने पृथ्वी पर जो इतिहास लिख दिया था वो अमर रहा। झांसी की रानी अमर हो गई और उनके सबसे बड़े दुश्मन ह्यूरोज ने उनके बारे में अपनी युद्ध डायरी में लिखा, Although a lady, she was the best and bravest military leader among the rebels. यूरोज हर मोर्चे पर रानी से हारता रहा और रानी के शहीद होने के बाद इस आखिरी मोर्चे पर यानी अपनी डायरी में भी वो रानी से हार गया, क्योंकि उसने लिखा कि वो एक औरत थी मगर, और ये मगर का लिखना ही यूरोज की आखिरी हार थी, क्योंकि रानी ने अपनी जिंदगी से, अपने साथ से, अपनी जुर्रत से ये साबित कर दिया था कि जब औरत अपनी पर आती है तो किसी अगर मगर की गुंजाइश नहीं छोड़ती। पूरी दुनिया में हिम्मत की ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जब 23 साल की एक लड़की ने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को इस कदर छकाया हो। झांसी का किला, झांसी के बाद कालपी, भांडेर, कोंच, गोपालपुरा और फिर ग्वालियर, हर जगह रानी ने अंग्रेजों को सबक सिखाया। सिर्फ रानी को काबू करने का ये इनाम ह्यूरोज को मिला कि कुछ ही वक्त बाद उसे हिंदुस्तान में अंग्रेजी फौज का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और रानी वो तो अमर हो गई, हर हिंदुस्तानी के दिल में शक्ति का, शौर्य का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर। जाओ रानी, याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी
ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। चुप हो वे इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक है तू ही, तेरा स्मारक है तू ही, तू खुद अमिट कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। शुक्रिया हाज़रीन। शुक्रिया।